हेलो स्टूडेंट्स, गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आज अपन मृदा एवं उसके प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे। मित्रों, कल की क्लास में भी इंडियन जो सॉइल्स है, भारतीय मृदा है, उसके वर्गीकरण के बारे में यानी USDA के अनुसार वर्गीकरण है या CSCS के अनुसार वर्गीकरण है, इसके बारे में अपन ने चर्चा की है। अब भारतीय जो मृदा है, इसको यानी भारतीय कृषि परिषद अनुसंधान, जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है, इसके द्वारा मृदा का वर्गीकरण किया गया है। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारतीय मृदाओं को मुख्यतः 8 यानी प्रकार में बांटा गया है और 27 गौण प्रकार में विभाजित किया गया है। 8 प्रकारों के अंदर सबसे पहले यानी जलोढ़ मृदा है, जो भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाती है। ये जलोढ़ मृदा जो भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाती है, यानी लगभग 43.4% क्षेत्र में पाई जाती है। सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाने वाली जलोढ़ मृदा है। जलोढ़ मृदा कैसी मृदा है? अक्षेत्रीय मृदा कहलाती है। अक्षेत्रीय मृदा की श्रेणी में आती है। ये जल के साथ लोड करके लाए हुए यानी जैविक पदार्थों या अन्य जो पदार्थ है उसके निक्षेपण से इस मृदा का निर्माण हुआ है। और काली दूसरी है जो काली मृदा है। काली मृदा जो यानी कि 15.2% भाग में विस्तृत है। दूसरी सबसे बड़ी मृदा है वो लाल मृदा है। लाल मृदा 8.6% क्षेत्र में स्थित है। यानी सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में स्थित जलोढ़ मृदा दूसरी है वो लाल मृदा है। लाल मृदा 8.6% क्षेत्रफल में इस यानी कि विस्तृत है। काली मृदा है। काली मृदा जिसको रेगर मृदा भी कहते हैं या दक्कन ट्रैप मृदा के नाम से भी जाना जाता है, स्वयं जुताई वाली मृदा भी कहते हैं। ये जो काली मृदा है वो भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्र में, यहाँ पे जैसे मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, कुछ गुजरात का भाग है, और इसके अलावा ये जो कर्नाटक का और आंध्र प्रदेश का जो भाग है, तेलंगाना का पठार है, इस क्षेत्र के अंदर काली मृदा पाई जाती है। इस मृदा को दक्कन ट्रैप के नाम से जाना जाता है या इसको यानी उष्णकटिबंधीय चरनोजम भी कहते हैं। इनको स्वयं जुताई वाली मृदा भी कहते हैं। इस मृदा की काली मृदा की खासियत होती है कि इसमें यानी कि आर्द्रता ग्रहण करने की मात्रा अधिक होती है। लंबे समय तक इसमें जो नमी होती है वो बनी रहती है और कपास की कृषि के लिए ये सबसे बेहतर मानी जाती है। जबकि जो जलोढ़ मृदा है यानी कि सर्वाधिक क्षेत्र में भारत में पाई जाती है। जलोढ़ मृदा भारत के उत्तरी जो विशाल मैदान है, पंजाब, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान का भाग है, उत्तरी गुजरात का क्षेत्र है, इसके अलावा दिल्ली का क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिमी बंगाल, इन राज्यों के अंदर जलोढ़ मृदा पाई जाती है। और ये ज़्यादातर यानी गंगा और उसकी सहायक नदियों के बैसिन क्षेत्रों में पाई जाती है। इस मृदा की खासियत होती है कि इसमें पोटाश की मात्रा अधिक होती है। पोटाश की मात्रा अधिक होती है और इसमें सॉइल प्रोफाइल्स नहीं पाए जाते हैं। जलोढ़ मृदा के अंदर सॉइल प्रोफाइल्स हैं वो नहीं पाए जाते हैं। इसके अलावा जो लाल लेटेराइट मृदा 8.6 क्षेत्र में पाई जाती है, ये यानी छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा का भाग, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल के कुछ भाग के अंदर लाल मृदा पाई जाती है। लाल मृदा जिसमें निक्षालन की क्रिया अधिक होती है। इसके अलावा जहाँ मिजोरम है, त्रिपुरा है, मणिपुर का कुछ भाग है, यहाँ पर भी लाल मृदा पाई जाती है। और लाल मृदा ये 8.6 क्षेत्र में पाई जाती है। भारत की सबसे दूसरी यानी कि विस्तृत क्षेत्र में फैली हुई मृदा है। इसके बाद में जो लेटेराइट मृदा है, लेटेराइट मृदा यानी 3.7% क्षेत्र में पाई जाती है। और लेटेराइट मृदा जो भारत का पश्चिमी घाटीय क्षेत्र है, ये पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट के क्षेत्र में लेटेराइट मृदा पाई जाती है। इसके अलावा तमिलनाडु है या आंध्र प्रदेश के कुछ भागों में भी लेटेराइट मृदा पाई जाती है। यहाँ जो राजमहल की पहाड़ियाँ हैं,
यहाँ पर भी लेटेराइट मृदा पाई जाती है। राजमहल की पहाड़ियों के पास में लेटेराइट मृदा पाई जाती है। आंध्र प्रदेश में भी है, तमिलनाडु और केरल और पश्चिमी घाट का जो क्षेत्र है यहाँ पे लेटेराइट मृदा पाई जाती है। पर्वतीय जो मृदा है, पर्वतीय मृदा भारत में ज़्यादातर उत्तरी पूर्वी जो पहाड़ी क्षेत्र है, हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं में जम्मू कश्मीर का राज्य है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, इन राज्यों के हिमालय पूर्वी क्षेत्रों में पर्वतीय मृदा पाई जाती है। इसे वन मृदा के नाम से भी जाना जाता है। इसमें जैविक अंश भी अधिक होता है। मरुस्थलीय जो मृदा है वो मरुस्थलीय क्षेत्रों में पश्चिमी राजस्थान में, उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में खास करके पाई जाती है। इसके अलावा यहाँ इन क्षेत्र में भी पाई जाती है। और जो लवणीय मृदा है, लवणीय मृदा कच्छ के रण क्षेत्र के अंदर यहाँ पे जब पाई जाती है, यहाँ पे भी लवणीय मृदा पाई जाती है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल कुछ क्षेत्र डेल्टाई क्षेत्रों में भी लवणीय मृदा होती है। पीट मृदा या जैविक मृदा, इसको डेल्टाई मृदा के नाम से भी जाना जाता है। ये पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है, ये जो डेल्टाई क्षेत्र है पूर्वी घाट का, इस क्षेत्र में डेल्टाई मृदा या पीट मृदा पाई जाती है। इसके अलावा कच्छ के रण क्षेत्र में भी खंभात की खाड़ी है, वहाँ पे ये मृदा है, पीट मृदा या जैविक मृदा पाई जाती है। तो भारत की ये जो मिट्टियाँ हैं वो अलग अलग यानी कि क्षेत्रों के अंदर पाई जाती है और इनकी अलग अलग विशेषताएं होती है। जैसे जलोढ़ मृदा को अपन यानी कि भाबर, तराई, बांगर और खादर में विभाजित कर सकते हैं। जलोढ़ के अंदर 40% बालू होती है, 40% क्ले की मात्रा होती है और 20% सिल्ट होता है। ये जो जलोढ़ मृदा है इसका विस्तार सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र मैदान और प्रायद्वीपीय क्षेत्र के तटीय मैदानों, गंगा और सिंधु का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान, प्रायद्वीपीय क्षेत्र के तटीय मैदानों और नदी क्षेत्रों में पाई जाती है। और जलोढ़ मृदा को 85 डिग्री पूर्वी देशांतर है वो दो प्रकार से विभाजित करती है, शुष्क जलोढ़ मृदा और आर्द्र जलोढ़ मृदा। यानी 85 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है वो जलोढ़ मृदा को दो भागों में विभाजित करती है। पश्चिम की तरफ है वो शुष्क जलोढ़ है और पूर्व की तरफ है वो आर्द्र जलोढ़ मृदा है। तो ये यानी कि नदी क्षेत्रों में और प्रायद्वीपीय तटीय क्षेत्रों में, गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्रों में जलोढ़ मृदा पाई जाती है। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी है। ये जलोढ़ मृदा में चावल, धान, गेहूँ, गन्ना, आलू, तिलहन और दलहन की कृषि की जाती है। इसमें पोटाश, फास्फोरस, चूना, जैव पदार्थ आदि यानी कि पाए जाते हैं, जबकि नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है। नमी धारण करने की क्षमता जलोढ़ मृदा में भी अधिक होती है। तो नमी धारण करने की जो क्षमता है वो जलोढ़ मृदा में अधिक होती है। इसके बाद में जो काली मृदा है, तो मित्रों काली मृदा है वो लगभग 5 लाख वर्ग किमी क्षेत्रफल में भारत में फैली हुई है और ये 10 से 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 73 से 80 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच में पाई जाती है। काली मृदा 5 लाख वर्ग किमी क्षेत्र में भारत में फैली हुई है और ये 10 से 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 73 से 80 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य पाई जाती है। इसे रेगुर के नाम से भी जाना जाता है। जो काली मृदा है उसको रेगुर के नाम से भी जाना जाता है। ये मृदा है वो महाराष्ट्र है, दक्षिण पूर्वी गुजरात है, पश्चिमी मध्य प्रदेश है, उत्तरी कर्नाटक है, उत्तरी आंध्र प्रदेश है और उत्तरी पश्चिमी तमिलनाडु है, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान है। इन यानी कि क्षेत्रों के अंदर काली मृदा पाई जाती है। इस मिट्टी का निर्माण लावा पदार्थों के विघटन से हुआ है। यानी काली मिट्टी का जो निर्माण है वो लावा पदार्थों के यानी विखंडन से हुआ है और इस मृदा के काले रंग होने का कारण इसमें कुछ विशिष्ट लवणों जैसे लोहा और एल्यूमिनियम के टिटानिफेरस, मैग्नेटाइट, यौगिक आदि की उपस्थिति होना है। यानी
काली मृदा का काला रंग होना लोहा एवं एल्यूमिनियम के टिटानिफेरस मैग्नेटाइट यौगिक का उपस्थित होना माना गया है। ये मृदा काफ़ी उपजाऊ होती है, काली मृदा होती है काफ़ी उपजाऊ होती है। उच्च क्षेत्रों में काली मृदा की उर्वरकता निम्न क्षेत्रों की काली मृदा की तुलना में कम है। ये मिट्टी यानी गीली होने पर काफ़ी चिपचिपी हो जाती है, यानी इसमें नमी की मात्रा अधिक रहती है। सूख जाने पर सिकुड़ने के कारण लंबी और गहरी दरारें पड़ जाती है और इस प्रकार की मिट्टी को स्वयं जुताई वाली मिट्टी भी कहते हैं, या ऐसे यानी प्रतीत होता है जैसे मिट्टी की जुताई स्वतः ही होती रहती है। इस मिट्टी में लोहा, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम और चूने की अधिकता होती है। काली मृदा के अंदर लोहे की मात्रा अधिक होती है, एल्यूमिनियम की अधिक होती है, मैग्नीशियम और चूने की अधिकता होती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, जैविक सामग्री में कमी होती है और ये मिट्टी कपास की कृषि के लिए उत्तम मानी जाती है। तो मित्रों, काली मृदा है वो कपास की कृषि के लिए सबसे बेहतर मानी गई है। इनके अलावा ये मिट्टी मूंगफली है, तंबाकू है, गन्ना है, दलहन है, तिलहन की कृषि के लिए भी अनुकूलन है। इस मिट्टी का में जल धारण करने की क्षमता अधिक होती है। काली मिट्टी के अंदर जल धारण करने की क्षमता अधिक पाई जाती है और ये मिट्टी शुष्क कृषि के लिए अनुकूलन होती है। काली मिट्टी होती है वो एक क्षेत्रीय मिट्टी होती है, यानी जोनल सॉइल्स होती है और मिट्टी का आदर्श पार्श्व चित्र देखने को भी मिलता है। तो इस काली मिट्टी है जो भारत के ज़्यादातर यानी प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में पाई जाती है और काली मिट्टी को कपासी मृदा, रेगुर मृदा, ट्रॉपिकल ब्लैक या ट्रॉपिकल चरनोजम के नाम से जाना जाता है। इसका निर्माण बेसाल्ट के यानी कि अपक्षरण के कारण हुआ है और इसके बाद में इसकी विशेषता ये रहती है कि ये विशेष यानी कि तीव्र जल धारण यानी कि करने की क्षमता पाई जाती है और स्वयं को घास और पांत से ढकने वाली मिट्टी भी कहते हैं इसको। अब है लाल मिट्टी है। लाल मिट्टी, इस मिट्टी का विस्तार भारत में 5.18 लाख वर्ग किमी क्षेत्र में पाया गया है और इसका निर्माण ग्रेनाइट और नीश व शिस्ट जैसी रूपांतरित चट्टानों के विखंडन से हुआ है। जो लाल पीली मिट्टी का निर्माण है वो ग्रेनाइट, नीश और शिस्ट जैसी रूपांतरित चट्टानों के विखंडन से हुआ है। लो के ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल होता है, यानी कि इसमें लो ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल होता है। इस मिट्टी का रंग कुछ क्षेत्रों में चॉकलेट और पीला भी देखने को मिलता है। ये मिट्टी प्रवेशीय होती है और यानी कि इसमें जल आसानी से प्रवेश कर पाता है। इसमें कंकड़ भी पाए जाते हैं। ये मिट्टी भारत के अंदर झारखंड के संथाल परगना, छोटा नागपुर का पठार, पश्चिम बंगाल के पठारी क्षेत्र, तमिलनाडु, कर्नाटक व दक्षिणी पूर्वी महाराष्ट्र, पश्चिमी एवं दक्षिणी आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के अधिकांश भाग, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश में झांसी, ललितपुर, मिर्ज़ापुर और बांसा में पाई जाती है। पश्चिमी घाट के गिरिपदीय क्षेत्र में एक लंबी पट्टी के रूप में लाल दोमट मृदाएं पाई जाती है। इस मृदा में नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है, यानी लाल मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। ऊंचाई वाले भागों में ये मिट्टियाँ पतली और कंकड़ीली एवं हल्के रंग की होती है, जबकि निम्न मैदानी भागों में की जो मिट्टियाँ गहरे रंग एवं तुलनात्मक रूप से अधिक उपजाऊ होती है।
इस मिट्टी में मुख्यतः मोटे अनाज, दलहन, तिलहन की कृषि की जाती है। यानी कि लाल मिट्टी के अंदर मोटे अनाज है जैसे मक्का है और दलहन है या तिलहन की कृषि की जाती है। हाल ही के वर्षों में यानी तमिलनाडु और कर्नाटक में इस मिट्टी में रबर और कहवा के बागान भी यानी लगाए जाते हैं। तो ये जो लाल मिट्टी है जिसकी विशेषताएं रहती है। इसके बाद में जो लैटेराइट मिट्टी है, तो मित्रों लैटेराइट मिट्टी ये एक स्थानबद्ध मिट्टी होती है। इसको क्षेत्रीय या स्थानबद्ध मिट्टी कहते हैं, जो लगभग 1.26 लाख वर्ग किमी क्षेत्रफल में पाई जाती है। भारत में ये 1.26 लाख वर्ग किमी क्षेत्र में पाई जाती है। ये वास्तव में लाल मिट्टी का एक विशिष्ट प्रकार है जिसका निर्माण मानसूनी जलवायु की विशिष्टता का परिणाम है। यानी लैटेराइट मिट्टी है वो मानसूनी जलवायु की विशिष्टता का ही परिणाम है। मानसूनी जलवायु में आर्द्र और शुष्क जो वैकल्पिक रूप पाया जाता है, जिसके फलस्वरूप इस मिट्टी का निर्माण होता है। यानी कि इसमें तीव्र निक्षालन क्रिया होती है। ये मिट्टी सामान्यतः 200 सेमी से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। अधिक वर्षा के कारण लैटेराइट चट्टानों पर अपक्षलन की क्रिया होती है और फलस्वरूप सिलिका और चूने के अंश रिसकर नीचे चले जाते हैं एवं मृदा के रूप में लोहा एवं एल्यूमिनियम के यौगिक बचे रह जाते हैं। यानी जो लैटेराइट मिट्टी है वो उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ अधिक वर्षा और अधिक तापमान पाया जाता है, और अधिक वर्षा होने की वजह से चट्टानों के अंदर अपक्षलन क्रिया ज़्यादा होती है, जिससे सिलिका और चूने के अंश रिसकर वहाँ से चले जाते हैं और पीछे लोहा और एल्यूमिनियम के यौगिक बचे रहते हैं, जिससे यानी कि लैटेराइट मिट्टी का निर्माण होता है। शुष्क मौसम में ये मिट्टी सूखकर ईंट की भांति कठोर हो जाती है। यानी लैटेराइट मिट्टी है वो शुष्क मौसम में सूखकर ईंट की भांति कठोर हो जाती है और गीली होने पर सही तरह से लिपलिपी जैसी हो जाती है। लैटेराइट मिट्टी मुख्य रूप से पूर्वी एवं पश्चिमी घाट, राजमहल की पहाड़ियाँ, केरल एवं कर्नाटक का कुछ क्षेत्र, उड़ीसा के पठारी क्षेत्र, छोटा नागपुर का पहाड़ प्रदेश, असम का कुछ क्षेत्र और मेघालय के पठार में पाई जाती है, और इसका सर्वाधिक विस्तार है वो केरल के अंदर है। यानी लैटेराइट मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार है वो केरल के अंदर है। इस मिट्टी के अंदर चाय, कॉफ़ी और रबर और काजू की फसलें लगाई जाती है। यानी कि ये मिट्टी है वो चाय, कॉफ़ी, रबर और काजू की फसल के लिए उपजाऊ मानी जाती है। इस मिट्टी में चूना, नाइट्रोजन, पोटाश और ह्यूमस की कमी होती है। चूने की कमी के कारण लैटेराइट मृदा होती है वो अम्लीय होती है। इस मिट्टी की उर्वरकता शक्ति लाल मिट्टी से कम होती है और इस मिट्टी में मोटे अनाज है जैसे या दलहन, तिलहन की भी कृषि की जाती है। अम्लीय होने के कारण इस मिट्टी में चाय की कृषि भी की जाती है। तो चाय की कृषि भी लैटेराइट मृदा के अंदर की जाती है। लैटेराइट शब्द लैटिन भाषा के लेटर से बना है जिसका अर्थ होता है ईट, और 1905 में बुकानन ने सर्वप्रथम इसका अध्ययन किया था। जल योजन से मक्खन की भांति मुलायम और सूखने पर कठोर नज़र आती है। ये इस मिट्टी की खास विशेषता है। नेक्स्ट मिट्टी है भारत की जो पर्वतीय मिट्टी है। पर्वतीय मिट्टी को वनीय मिट्टी भी कहा जाता है। इसका विस्तार भारत में 2.85 लाख वर्ग किमी क्षेत्र में पाया जाता है और पर्वतीय ढालों के विकसित होने के कारण इस मिट्टी
की परतें पतली होती है। इस मिट्टी में जीवांश की अधिकता पाई जाती है, यानी इसमें जैविक अंश अधिक पाए जाते हैं। ये जीवांश अधिकतर अपघटित होते हैं, फलस्वरूप ह्यूमस अम्ल का निर्माण होता है एवं मिट्टी अम्लीय हो जाती है। इस मिट्टी में पोटास, फास्फोरस और चूने की कमी होती है और इस मिट्टी की उर्वरकता शक्ति भी कम होती है। ढालों पर स्थित होने के कारण ये मिट्टी बागान फसलों की कृषि के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। भारत में चाय, कहवा, मसाले और फलों की कृषि इसी मिट्टी में की जाती है। जनजातियों के द्वारा झूम कृषि है जो इस पर्वतीय मिट्टी में की जाती है। तो पर्वतीय मिट्टी के अंदर उत्तरी पूर्वी भारत में जनजातियों के द्वारा स्थानांतरित कृषि होती है, जिसे झूमिंग कृषि कहते हैं। ये मिट्टी मुख्यतः हिमालय क्षेत्र, उत्तरी पूर्वी भारत की पहाड़ी क्षेत्र, पश्चिमी एवं पूर्वी घाट, प्रायद्वीपीय भारत की पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है और वनों की कटाई, कृषि कार्य के विस्तार से इस मृदा प्रदेश में भूमि क्षरण की भी गंभीर समस्या उत्पन्न हो सकती है। यही कारण है कि इस मृदा प्रदेश में वनीकरण को प्रधानता दी गई है, यानी वन की कटाई के होने और कृषि कार्यों का विस्तार होने से जो वनीय मृदा है, पर्वतीय मृदा है, इसका अपरदन अधिक होता है। इसीलिए ये जो पर्वतीय यानी कि मृदा प्रदेश है, इसमें वनीकरण को प्रधानता दी गई है ताकि पहाड़ी ढालों पर मिट्टी का कटाव रोका जा सके। नेक्स्ट जो मरुस्थलीय मिट्टी है, मरुस्थलीय मिट्टी, इस मिट्टी का जो भौगोलिक विस्तार है भारत में वो 1.42 लाख वर्ग किमी क्षेत्र में पाया जाता है। ये मिट्टी मुख्यतः पश्चिमी राजस्थान, दक्षिणी पंजाब, दक्षिणी हरियाणा और उत्तरी गुजरात में पाई जाती है। हाल के वर्षों में मरुस्थल का फैलाव पूर्व की ओर भी हुआ है और दक्षिणी पश्चिमी और उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में भी यानी कि ये मिट्टी पाई जाती है या मरुस्थलीकरण से ये क्षेत्र प्रभावित रहा है। ये वास्तव में बलुई मिट्टी है जिसमें लोहा और फास्फोरस पर्याप्त मात्रा में होता है, परंतु इसमें नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है। इस मिट्टी में मुख्यतः मोटे अनाज की कृषि की जाती है, जैसे बाजरा है या मक्का है। तो बाजरे की खास कृषि है वो मरुस्थलीय मिट्टी के अंदर की जाती है, जो पश्चिमी राजस्थान और उत्तरी राजस्थान में की जाती है। परंतु यहाँ सिंचाई की पर्याप्त सुविधा नहीं होती है। यहाँ इस यानी मरुस्थलीय मिट्टी में सिंचाई की पर्याप्त सुविधा नहीं है और वहाँ कपास और गेहूँ यानी जहाँ सिंचाई की सुविधा नहीं है वहाँ ज़्यादातर यानी वर्षा आधारित कृषि की जाती है, बारानी कृषि की जाती है। और जहाँ पे मरुस्थलीय क्षेत्रों में पर्याप्त सिंचाई की सुविधा है वहाँ पे मरुस्थलीय मिट्टी के अंदर कपास और गेहूँ की कृषि भी की जाती है। हाल ही के वर्षों में श्री गंगानगर में भी चावल और गन्ने की कृषि प्रारंभ की गई है, जहाँ पे मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट जो लवणीय मिट्टी है, जिसको अपन नमकीन और क्षारीय मिट्टी के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा पीट मिट्टी या जैविक मिट्टी, जिसको डेल्टाई मृदा के नाम से जाना जाता है। तो कल की क्लास में इसका अध्ययन करेंगे।